नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइज, आज हम यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के रीत काल का ये 9वां भाग है, जो कि इससे पहले हम नाटक विधा के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं और उपन्यास विधा की भी शुरुआत कर चुके हैं। और यदि आप सभी ये वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर पूरा प्लेलिस्ट खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनबीएस, DSSB आदि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो या तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नेक्स्ट सेशन एक नई एनर्जी के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न है 351। फागु की भीड़ अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी। इसके रचनाकार हैं पद्माकर। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। फागु की भीड़ अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी। उक्त पंक्ति के रचनाकार रीतकालीन कवि पद्माकर हैं। पद्माकर ने निम्न ग्रंथ की रचना की है, जो कि इस प्रकार हैं: पद्माभरण, जगत विनोद, प्रेम पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन, अलीजाह प्रकाश, ये सभी रचनाएं पद्माकर की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है: घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा? घनानंद को साक्षात रसमूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसका उत्तर विकल्प सी से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। घनानंद रीतमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ तुजान सागर, इश्कलता, कोकसार, रस केलिवल्ली आदि ये सभी घनानंद की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है? रसायणव केशव की नहीं है। विकल्प सी सही है। रसायणव केशव की नहीं है। विकल्प सी सही है। रसायणव ये सुखदेव मिश्र की रचना है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रसायणव सुखदेव मिश्र की रचना है। सुखदेव मिश्र की अन्य रचनाएं हैं: वृत्त विचार, छंद विचार, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश, रस रत्नाकर, शेष, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाल, ये सभी रचनाएं केशवदास की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 345। पद्माकर की कौन सी रचना है? पद्माकर की कौन सी रचना है? इसमें पद्माकर की जगत विनोद। विकल्प डी सही है। पद्माकर की रचना है जगत विनोद। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रीतकालीन कवि पद्माकर की रचना जगत विनोद है। पद्माकर की अन्य रचनाएं हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रेम प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी आदि ये सभी पद्माकर की रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका रसखान की है। ललित ललाम मतीराम की है। कवि प्रिया केशवदास की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है? कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है? इनमें से सुखसागर मतीराम का नहीं है, बल्कि ये सदा सुखलाल का है। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सदा सुखलाल की रचना सुखसागर है। विकल्प बी से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुखसागर मतीराम का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये सदा सुखलाल का खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक ग्रंथ है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार हैं: फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी, ये सभी मतीराम की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 356। पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार केशवदास की रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संग्रह है। विकल्प बी उत्तर सही है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संकलन है, जबकि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। किसने कहा? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर किसको कहा? रामचंद्रिका को कहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 357, रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति यानी कि विशेषताएं कौन सी है? रीत मुक्त की प्रमुख विशेषता है स्वानुभूति व स्वच्छंदता का प्रयोग। विकल्प ए सही है, स्वानुभूति व स्वच्छंदता का प्रयोग रीत मुक्त कविता का प्रमुख विशेषता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रीत मुक्त कविता की प्रमुख विशेषता स्वानुभूति स्वच्छंदता। रीत मुक्त कविताओं की अन्य विशेषताएं हैं अनुभूति पक्ष प्रधान, स्थूल एवं मांसल सौंदर्य की अपेक्षा, शास्त्र परंपरा की अपेक्षा, सहज सरल ब्रजभाषा का प्रयोग। रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि ज्ञानानंद, बोधा, आलम ठाकुर आदि ये सभी रीत मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है रथ पालकी गयन ग्रह ग्राम चारु। है रथ पालकी गयन ग्रह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। उक्त पंक्ति किस कवि की है? उक्त पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति पद्माकर की है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। है रथ पालकी गयन ग्रह ग्राम चारु, आखर लगाए तेल आखर लगाए लेत सॉरी दोस्तों आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो, पद्माकर की है। अगली पंक्ति है कुंदन को रंग फीको लगे झलके सबांगन चार गुराई, ये मतीराम की है। बड़े बड़े नयनन सो आंसू भरी भरी ढरी, ये देव की है। ऐसिन ऐसिन कुंज बनी छविपुंज रहे अली कुंजत यो सुख लीजिए, ये कुलपति मिश्र की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रीत मुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? इसमें बताना है कौन सा वाक्य गलत है। इसमें रीत मुक्त के संदर्भ में रीत मुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है, ये विकल्प सी सही है। रीत मुक्त काव्य में फारसी का प्रभाव है, इसलिए इसका उत्तर विकल्प सी सही है। दी गई विशेषताओं के संदर्भ में गलत वाक्य है रीत मुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं, ये गलत है, इसमें फारसी का प्रभाव था। अन्य वाक्य रीत मुक्त विशेषताओं के संदर्भ में सही है। चलिए अगला प्रश्न 360 नंबर, मध्यकाल में ब्रजभाषा को साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही? इसमें बताना है किसकी भूमिका नहीं रही। इसमें हम देखते हैं कि नूर मोहम्मद, जो कि ये नूर मोहम्मद थे, नूर मोहम्मद सूफी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, ये भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नूर मोहम्मद अवधी भाषा के कवि हैं, इनकी प्रमुख कृति इंद्रावती अनुराग बांसुरी अवधी भाषा में है, अतः ये मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में इनकी भूमिका नहीं रही। अगला प्रश्न है 361, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीत कालीन कवियों का सही अनुक्रम है। अनुक्रम बताना है, तो इसमें बिहारी का, इसमें देखते हैं मतीराम का है 1617 बिहारी का 1595 और पद्माकर का है 1500 पद्माकर का है 1753 घनानंद का है 1689। तो इस प्रकार सबसे पहले आएंगे बिहारी, फिर उसके बाद मतीराम, तो ए कट जाएगा, डी कट जाएगा, बिहारी फिर मतीराम, फिर उसके बाद आएंगे घनानंद, तो ये कट जाएगा। इसका उत्तर विकल्प सी सही, बिहारी मतीराम घनानंद पद्माकर, विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहारी का है 1595 ईस्वी से 1663, मतीराम का 1617 से 1701, घनानंद का है 1689 से 1739 ईस्वी और पद्माकर का है 1753 ईस्वी से 1833 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 362, रीतकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है, अतः निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक
कवियों में नहीं की जाती। तो इसका उत्तर बताना है। इसमें मतीराम ने सर्वांग निरूपण कवियों में नहीं गिने जाते हैं। इसका उत्तर विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मतीराम ऐसे कवि हैं जिनकी गणना सर्वांग निरूपक में नहीं की जाती है, जबकि कुलपति मिश्र, देव, चिंतामणि ये सर्वांग निरूपक कवि के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले आप सभी दोस्तों से हमारा बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों आप सभी देखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन लाइक और शेयर नहीं किया करते। लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम नेक्स्ट सेशन में एक अलग एनर्जी के साथ आपके सामने उपस्थित हों। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस दिन देखे वह कुसुम गई सो बीती बहार, जिस दिन देखे वह कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में आपत कटीली डार। ये प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का? ये प्रसिद्ध दोहा बिहारी का है। बिहारी रीत सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं, बिहारी का। इसका उत्तर विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस दिन देखा है वह कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में आफत कटीली डार। ये प्रसिद्ध दोहा बिहारी का। बिहारी की एकमात्र रचना दोहा चंद में बिहारी सत्सई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में ये कथन किस आलोचक का है? ये कथन किस आलोचक का है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, बिहारी के संदर्भ में। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कविवर बिहारी की कविता के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। शेष अन्य आलोचक असंगत हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? तो इसका उत्तर होगा साहित्य दर्पण चिंतामणि की नहीं है, ये आचार्य विश्वनाथ की है। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। साहित्य दर्पण चिंतामणि की रचना नहीं, बल्कि आचार्य विश्वनाथ की है, जबकि काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु, काव्य प्रकाश ये सभी रचनाएं चिंतामणि की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 366 है, केशव दास की रचना इनमें से कौन सी है? केशव दास की रचना इनमें से जहांगीर जस चंद्रिका है। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका की है, केशवदास, माधवानंद कामकंदला आलम की है, मदनाष्टक, श्रृंगार सोष्टा ये सभी रहीमदास की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 367 प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, आलोचक रामचंद्र शुक्ल का ये कथन रीतकाल के किस कवि के संदर्भ में है? ये कथन आचार्य रामचंद्र का ये कथन रीतकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद हैं, जो कि ये घनानंद रीत काव्यधारा के रीत मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। इसका उत्तर विकल्प एक घनानंद सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रीत काल के रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। इसका उत्तर घनानंद सही है। चलिए अगला प्रश्न 368 राजनीतिक रूप से रीतकाल मुगलों के शासन के वैभव है। इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर राजनीतिक रूप से रीतकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरम उत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और या पतन का युग है। इसका उत्तर विकल्प डी सही, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजनीतिक रूप से रीतकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरम उत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। मुगलों के शासनकाल का प्रारंभ बाबर, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में से शुरुआत होता है। अंतिम 1707
जो कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी। उसके बाद उत्तरोत्तर मुगलकालीन शासन आता है। इसी समय रीत काल 1700 से 1900 विक्रम संवत तक स्टार्ट होता है, जो कि सन में देखा जाए तो 1643 से 1843 तक माना गया। अतः समय और राजनीतिक रूप से दोनों आधार पर रीतकालीन मुगलों के उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुर्बे में नेकु जे न मुरके नीत देन वारे हैं मही के मही पालन को ये के विरुद्ध हैं स्नेही सांचे उर के। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के। चोजिन के चोजी मौजिन के महाराज हम कविराज हैं पचाकर चतुर के। ये किसका है? अब इनमें से बताना ये पंक्तियाँ किस में से हैं। तो इसका उत्तर होगा विकल्प ए अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। इसका उत्तर विकल्प ए है अमित गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, विकल्प ए से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि ठाकुर ने राजा अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकालकर लिए और कहे, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुर्बे में नेक जे न मुरके। जबकि अन्य नाम जगत सिंह, राजा परीक्षित, महाराज उदित नारायण सिंह, ये सभी असंगत हैं। अगला प्रश्न है 370। पंक्तियां हैं, किंसुक पुंज से फूली रहे शू लगी उर्दो जो वियोग तिहारे। मातो फिरे न घिरे अबलानी प्याय जान मनोज यों डारत मारे। हवै अभी लासनी पात निपात कढ़े ही सूल उशासनी डारे। है पतझार बसंत दूं घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव व्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए? बताना है इनमें से कौन कौन से भाव व्यंजना व्यक्त हुए। चलिए विकल्प देखते हैं। इनमें से उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार और उक्ति विपर्य, ये तीनों भाव व्यंजना व्यक्त हुए हैं, बल्कि डी नहीं है। इसका उत्तर होगा विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रीतकालीन रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद की प्रस्तुत उपर्युक्त पंक्तियों में उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य भाव व्यंजना व्यक्त हुई है, जबकि उक्ति सादृश्यता भाव व्यंजना नहीं हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों ये रीतकालीन काव्यधारा का ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम आधुनिक काल शुरुआत करेंगे। और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, और वहां जाकर आप सभी हमारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है 371। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीत ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ हमें देखना है इनमें से कौन सा सही है। तो सूरत मिस्र का इनका जन्म हुआ है 1709 में, और देव का जन्म हुआ 1673, और भूषण का जन्म हुआ है 1613, और जसवंत सिंह का जन्म हुआ है 1626। तो इस प्रकार हमें देखना है। सबसे पहले आएंगे भूषण, फिर जसवंत सिंह। भूषण का है 1613, जसवंत सिंह का है 1626, फिर आएंगे देव का है 1673, फिर इसके बाद सूरत मिस्र, सबसे लास्ट में आएंगे सूरत मिस्र, इनका जन्म है 1707 ईस्वी। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भूषण का जन्म हुआ 1613, जसवंत सिंह का 1626, देव का 1673, सूरत मिस्र का 1709 ईस्वी। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही, भूषण देव सूरत। इसका उत्तर
बी सही है, भूषण जसवंत सिंह देव सूरत मिश्र सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 372, निम्नलिखित रचनाओं के उनके प्रतिपाद के आधार पर सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। शिवराज भूषण जो कि ये भूषण का है, इसमें अलंकार निरूपण हुआ है। अलंकार छत्र प्रकाश है लाल कवि का, छत्र प्रकाश है लाल कवि का, इसमें जीवन चरित है। और वीरा वारिस है बोधा का, इसमें रीति स्वच्छंद व्रत का वर्णन है। और काव्य निर्णय है भिखारी दास का, इसमें सर्वांग निरूपण। तो इस प्रकार होगा 4-3-2-1 चलिए विकल्प देखते हैं। 4-3-2-1 4-3-2-1 विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। शिवराज भूषण, इसमें अलंकार निरूपण है, भूषण की है। छत्र प्रकाश, इसमें जीवन चरित है, ये लाल कवि की है। वीरा वारिस बोधा की है, इसमें रीत स्वच्छंद व्रत का है। काव्य निर्णय भिखारी दास की, इसमें सर्वांग निरूपण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखना है, मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 में, सूची 2 में मिलान करना है। तो चलिए रस सागर है श्रीपति की, रस चंद्रोदय है कवींद्र की, और रस राज है मतीराम की। रस पीयूष निधि है सोमनाथ की, और काव्य निर्णय भिखारी दास की। तो इस प्रकार रस सागर है श्रीपति की, रस चंद्रोदय है कवींद्र की, रस राज है मतीराम की, रस पीयूष निधि है सोमनाथ की। तो इसका उत्तर होगा सबसे पहले रस सागर श्रीपति, मतलब 5, सबसे पहले 5 आएगा तो तीनों कट जाएंगे। तो इसका उत्तर 5-2-1-3 विकल्प सी सही, इसका उत्तर विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रस सागर श्रीपति की, रस चंद्रोदय श्री कवींद्र की, रसराज ललित ललाम मतीराम की रचना है, रस पीयूष निधि सोमनाथ की है, काव्य निर्णय अभी बता चुके हैं भिखारी दास की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 374, द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? घनानंद आलम बोधा ठाकुर, ये सभी रीत मुक्त परंपरा के कवि हैं। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही होगा, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। द्विजदेव रीत मुक्त परंपरा के कवि हैं। इस रीत मुक्त काव्य धारा में घनानंद बोधा आलम ठाकुर का नाम आता है, जबकि रीत सिद्ध में बिहारी और रीत बद्ध में चिंतामणि केशव प्रसाद मतीराम, ये सभी भिखारी दास चिंतामणि, ये सभी आते हैं रीत बद्ध कवि के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 375, रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया केशवदास की रचना है, विकल्प सी सही। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावली, जहांगीर जसचंद्रिका, छंदमाल, ये सभी रचना केशवदास की। रसिक प्रिया केशवदास की रचना है, ये इसमें रस का वर्णन हुआ है। केशवदास की अन्य रचनाएं कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावली, जबकि प्रबोध प्रत्याशा पद्माकर की रचना है। भवानी विलास देव की रचना है शिवा वावनी, भूषण शिवा वावनी, छत्रसाल दशक, ये सभी भूषण की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी काव्य कृति घनानंद की नहीं है? तो इसमें बताना है श्रृंगार शिक्षा घनानंद की नहीं है, इसका उत्तर विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। श्रृंगार शिक्षा घनानंद की कृति नहीं है, जबकि वीरालीला, सुजान सागर, रसकेली वल्ली घनानंद की रचना है। चलिए अगला प्रश्न, सुजान हित, कृपाकंद, वियोग वेली किस कवि की रचना है? ये सभी घनानंद की रचनाएं हैं, इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुजान हित, कृपाकंद, वियोग वेली कृतियों के रचनाकार रीत मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवि घनानंद की हैं, इसका उत्तर विकल्प सी सही। प्रश्न 378, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन है? राजा जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी आते हैं, विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
राजा जयसिंह की दरबारी कवि बिहारी थे। शेष कवि भूषण, मतीराम सेनापति अन्य राजाओं के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न 379, ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? ग्वाल कवि रीत काल के अंतर्गत आते हैं। ग्वाल कवि रीत काल के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्वाल कवि रीत काल के कवि हैं जिनकी प्रसिद्ध रचना रसरंग है। ग्वाल कवि की रचना रसरंग है। अन्य रचनाएं यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, कवि दर्पण, रसरूप, दृक शतक, ये सभी ग्वाल कवि की रचना है। प्रश्न है 380, आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? ये सभी आलम घनानंद बोधा ठाकुर द्विजदेव रीत मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। इसका उत्तर विकल्प सी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आलम बोधा ठाकुर रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इसी काव्यधारा में द्विजदेव भी आते हैं। धातव्य रीत काल के 3 भाग हैं, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, रीतबद्ध। जिनमें से रीतबद्ध कवियों में आचार्य कवि आते हैं, चिंतामणि, मती राम देव, भिखारी दास, कुलपति मिश्र, केशवदास आदि। ये सभी रीतबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। रीत सिद्ध के प्रमुख कवि बिहारी हैं, बिहारी, सेनापति, वृंद, ये सभी रीत सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, ऐसे जो जानतो की जय हैं तो विषय के संग, अरे मनमोरे हाथ पाए तेरे तोड़तों, किसका कथन है? ये किसका कथन है? यह किसका कथन है? यह कथन है देव का। देव जो कि रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। इसका उत्तर देव है, विकल्प ए सही। ये कथन देव का है, विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि देव का कथन है, ऐसे जो मैं जानता हूँ कि जय हैं तो विषय के संग, अरे मन मोरे हाथ पांव तेरे तोड़ते हो, ये कथन है देव का। दोस्तों आज हम रीत काल समाप्त कर चुके हैं। इसके बाद हम आधुनिक काल के प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों हमने नाटक विधा भी समाप्त कर लिया है और इसके बाद नाटक विधा के बाद हम शुरुआत करेंगे उपन्यास विधा को। तो इसी प्रकार बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो की लिंक दी हुई है, वहां जाकर हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।